हेलो एनिमे फैन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सोलो लेवलिंग सीजन 2 के एक और धमाकेदार एपिसोड को, एपिसोड नंबर 9 को। और अगर अभी तक आपने इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो वो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो अब तक हमने देखा कि जिनवू डीमन कैसल में जाने के बाद सभी फ्लोर्स के डीमन को बड़ी ही आसानी से मारता जाता है और वहां उसे उसकी एक न्यू गर्लफ्रेंड भी मिलती है जिसका नाम होता है एसिल। और जिनवू एसिल को अपने साथ ले जाता है क्योंकि एसिल को सभी फ्लोर्स के परमिट की लोकेशन पता होती है, जिससे कि जिनवू का काफी सारा टाइम बचता है और वो सीधा 100 फ्लोर तक आ चुका होता है। और यहाँ पर उसके सामने होता है डीमन मोनार्क बरान। पहले तो जिनवू का कोई भी अटैक इस पर काम नहीं करता और ऐसा लग रहा था कि जैसे बरान जिनवू को बड़ी ही आसानी से हरा देगा क्योंकि वो स्ट्रेंथ और स्पीड के मामले में जिनवू से काफी ज्यादा पावरफुल था और वो जिनवू को पकड़कर उसे मारने वाला होता है कि तभी एसिल बरान को अपनी स्वॉर्ड फेंक कर मारती है और उसका ध्यान भटक जाता है, जिस वजह से जिनवू उसका फायदा उठाकर उसके दोनों हाथों को पकड़कर उखाड़ देता है और एक फाइनल अटैक करके उसे मार गिराता है। और अब आगे तो इस एपिसोड के स्टार्ट में भी हम डीमन कैसल का ही सीन देखते हैं जहां जिनवू ने डीमन मोनार्क बरान को हरा दिया होता है। और जैसे कि हमने पहले देखा था कि एलेक्सर ऑफ लाइफ को कंप्लीट करने के लिए जिनवू को बस प्योरीफाइड डीमन ब्लड चाहिए होता है जो कि उसे बरान से मिल चुका था। तो इसका मतलब है कि अब वो एलेक्सर ऑफ लाइफ को कंप्लीट कर सकता है। लेकिन यहाँ जिनवू को एक नोटिफिकेशन दिखाई देता है जिस पर लिखा था कि एलेक्सर ऑफ लाइफ को कंप्लीट करने के लिए उसका इंटेलिजेंस लेवल का हाई होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जो देख जिनवू थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाता है और वो कहता है कि अब जो भी हो इसे बनाना तो जरूरी है ही, और वो खुद पर भरोसा करते हुए इसे स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद वो क्राफ्ट होना शुरू हो जाता है और फाइनली वो कंप्लीट भी हो जाता है। जो देख वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि फाइनली अब वो अपनी मदर को ठीक कर सकता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि आयरन बारान के ड्रैगन को उठाकर जिनवू के पास ले आता है, जिसके बाद जिनवू कहता है अराइज और इस ड्रैगन को भी अपना शैडो सोल्जर बना लेता है। और इसके बाद वो इसका नाम याद करने लगता है क्योंकि जिनवू नामों को याद करने में बहुत ही ज्यादा वीक है। जिसके बाद वो इसका नाम रखता है काइसल। जो देख कैसल काफी ज्यादा खुश हो जाती है और जिनवू से कहती है कि अरे वाह बहुत मजा आएगा, हम इस ड्रैगन पर बैठकर वापस घर जाएंगे और वहां जाकर पार्टी करेंगे। और जिनवू सोच रहा होता है कि उसे जल्द से जल्द एलेक्सर ऑफ लाइफ को अपनी माँ को पिलाना होगा ताकि वो ठीक हो सके। और तभी उसे कुछ याद आता है और वो कहता है कि अरे मुझे तो रिवॉर्ड में एक रियून स्टोन भी मिला था, पता नहीं कि उससे क्या होता है। जिसके बाद वो देखता है कि इस स्टोन का यूज करके वो अपने किसी भी शैडो सोल्जर से अपनी जगह रिप्लेस कर सकता है चाहे वो कहीं भी हो। जिसके बाद वो एसिल को गुड बाय कहता है और अपने एक शैडो सोल्जर से अपनी जगह रिप्लेस कर लेता है और वापस सिटी में आ जाता है। और अगर आप लोगों को याद नहीं हो तो मैं बता दूं कि जिनवू ने डीमन कैसल में जाने से पहले अपने कुछ शैडो सोल्जर्स को यहाँ सिटी में छोड़ दिया था पेट्रोलिंग करने के लिए। और इसके बाद जिनवू समन करता है काइसल को और सीधा चले जाता है हॉस्पिटल की तरफ। और इसके बाद हम हंटर एसोसिएशन का सीन देखते हैं जहाँ हंटर गोगन ही हंटर वुजिंचुल से प्लान डिस्कस कर रहा होता है और कह रहा होता है कि पहले हम लोग कुछ मैजिकल हंटर्स का यूज करेंगे और सभी एंट्स को एक जगह इकट्ठा करेंगे। जिसके बाद हम लोग स्पेशल इंटरफेरेंस वेव्स का यूज करके सभी एंट्स के सेंसरी कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब कर देंगे, जिस वजह से बाकी सभी एंट्स क्वीन एंट से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगी और मौका पाते ही हम लोग क्वीन एंट को मार गिराएंगे। जिंचुल कहता है कि अगर इंटरफेरेंस वेव्स ने सही से काम नहीं किया तो हम क्या करेंगे। गोगन ही कहता है कि हमारे पास उसके लिए भी एक रिट्रीट प्लान है। और साथ ही गोगन ही हंटर जिनचुल से पूछता है कि क्या तुम्हारा कांटेक्ट हंटर संग जिनवू से हो पाया है या नहीं, जिस पर वो कहता है कि नहीं अभी तक तो नहीं। इसके बाद हम एस रैंक हंटर बेग को देखते हैं जो कि अपने एक पुराने पार्टनर के साथ मिलने आया होता है। उसका नाम होता है मिन ब्यूंगो जो कि एक एस रैंक का हीलर हंटर होता है, लेकिन हंटर मिन अपनी यंग एज में ही रिटायर हो गया था। खैर इसके बाद हंटर मिन हंटर बेग से कहता है कि क्या तुम फिर से वहां जाने वाले हो, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है ना कि कैसे हंटर इयोनसुक वहां मारा गया था। हंटर बेग कहता है कि अगर वो एंट्स ऐसे ही डेवलप होती रही तो हमारी पूरी सिटी तबाह हो जाएगी। हंटर मिन कहता है कि अगर तुम मुझे कन्विंस करने के लिए आए हो वहां जाने के लिए तो भूल जाओ, मैं वहां नहीं जाने वाला। जिस पर हंटर बेग कहता है कि मैं बस यहाँ तुम्हें एक आखिरी बार गुड बाय कहने आया हूँ, क्या पता मैं वहां से जिंदा वापस लौट भी पाऊं या नहीं। जिसके बाद हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ जिनवू के हाथ में एलेक्सर ऑफ लाइफ होती है और वो उसे अपनी माँ को पिलाने वाला होता है, लेकिन इसके हाथ बहुत ही ज्यादा कांप रहे होते हैं क्योंकि उसे नहीं पता था कि ये काम भी करेगा या नहीं या फिर इसका कोई साइड इफेक्ट ना हो जाए, लेकिन फिर भी वो इसे पिला देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिनवू की मदर के चारों तरफ ब्लू कलर की रोशनी आ जाती है और उसके सभी घाव भी खुद ही ठीक हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उसकी मदर नहीं उठती। जो देख जिनवू काफी ज्यादा निराश हो जाता है, लेकिन तभी सुबह की किरणें सीधा जिनवू की मदर के फेस पर लगती हैं और वो उठ जाती है। जो देख जिनवू काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। और भाई इमोशनल हो भी क्यों ना, क्योंकि उसने 4 साल से इस दिन का इंतजार किया था। जिसके बाद जिनवू
जिन्वू की माँ भी जिन्वू को देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और कहती है कि मुझे माफ करना बेटा, क्योंकि मेरी वजह से तुम्हें इतनी ज्यादा तकलीफ उठानी पड़ी। और माँ की बातें सुनकर जिन्वू और भी ज्यादा रोने लगता है। और इसके बाद हम अगली सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं आ रहा होता कि एक ऐसी पेशेंट जिसे इटर्नल स्लैम्बर था तो वो ठीक कैसे हो गई। और इसके बाद जिना भी यहाँ आ जाती है और वो भी अपनी माँ को ठीक देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। इसके बाद हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हैं, जहाँ हंटर गोगन ही मीडिया से बात करते हुए कहता है कि जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि कुछ उड़ने वाले एंट्स ने शहर में तबाही मचा रखी थी, तो अब उन सभी एंट्स को खत्म करने के लिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फोर्थ जीजू आइलैंड रेड मिशन, जिसमें ना सिर्फ हमारी कंट्री के टॉप एस रैंक हंटर होंगे बल्कि जापान के भी 10 एस रैंक हंटर इन्वॉल्व हैं। और इसकी ये कॉन्फ्रेंस सभी लोग टीवी और फोन्स पर भी देख रहे होते हैं। इसके बाद हंटर गोगन ही कहता है कि हमें यकीन है कि इस बार हम जरूर सक्सेसफुल होंगे। और इसके बाद हम जिन्वू के घर का सीन देखते हैं, जहाँ उनका घर काफी ज्यादा गंदा पड़ा होता है और सब चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी होती हैं। और जिन्वू अपनी सिस्टर की खिंचाई करने लगता है और कहता है कि ये सब इसने किया है। जिसके बाद ये तीनों एक हैप्पी फैमिली की तरह पूरा घर साफ करने लगते हैं। जिन्वू अपनी फैमिली को देखकर कहता है कि इस दिन का मैं कब से इंतजार कर रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों अभी भी मेरा दिल बहुत बेचैन है, या शायद ये इसलिए है कि हंटर बनने के लिए मैंने कोई ऐसी लाइन क्रॉस कर दी है जो कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन तभी जिन्वू को उसकी मदर बुला लेती है और उसे पूछती है कि क्या तुम्हारे डैड ने कभी कॉन्टेक्ट किया है। जिन्वू कहता है कि नहीं, वो बोलता तो नहीं है लेकिन उसका इंटेंशन यही होता है। जिसके बाद जिन्वू की मदर कहती है कि जिन्वू के क्या तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हारे डैड से शादी इसलिए की थी क्योंकि वो एक फायर फाइटर था, तो वो लोगों की जान बचाते हुए बहुत ही ज्यादा कूल लगता था। लेकिन इसके बाद वो भी एक हंटर बन गया। जिसके बाद जिन्वू को किसी की कॉल आती है और फिर से हम हंटर एसोसिएशन का सीन देखते हैं, जहाँ हंटर गोगन ही कह रहा होता है कि मुझे लगा नहीं था कि वो भी यहाँ आने वाला है। और वो लोग यहाँ बात कर रहे होते हैं एक एस रैंक हंटर थॉमस एंड्रयू की, जो कि अमेरिका का नेशनल अथॉरिटी हंटर है और वो भी यहाँ इनकी हेल्प करने के लिए आने वाला है। लेकिन ये लोग सोच रहे होते हैं कि आखिर एक नेशनल लेवल का हंटर किसी दूसरी कंट्री के मामले में क्यों ही इंटरफेयर करेगा, या शायद वो किसी चीज को वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर आ रहा है। हो सकता है कि वो हंटर वॉन के बारे में कुछ पता लगाना चाहता हो, या फिर हो सकता है कि वो किसी और काम के लिए यहाँ पर आ रहा हो। खैर गोगन ही हंटर जिंटुल से पूछता है कि क्या तुम्हारा जिन्वू से कांटेक्ट हुआ या फिर नहीं। जिंटुल कहता है कि हाँ, वो यहाँ आने वाला है। और तभी जिन्वू भी यहाँ आ ही जाता है। जिसके बाद हंटर गोगन ही जिन्वू को रेड मिशन के बारे में सब कुछ बताता है और उससे पूछता है कि क्या तुम भी इस मिशन में हमारा साथ दोगे। जिस पर जिन्वू सोच रहा होता है कि ये उसके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है लेवल अप करने की। इससे पहले कि वो कुछ कह पाता तभी उसे बेहद ही पावरफुल मैजिकल वेव्स फील होती हैं। और यहाँ में दिखाया जाता है कि ट्रेनिंग एरिया में 2 एस रैंक के हंटर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। एक तो हंटर बेक होता है और दूसरा हंटर मा होता है। जिन्वू देखता है कि हंटर बेक पुश हो रहा होता है, जिस पर हंटर चोई वहां जाता है और बताता है कि हंटर बेक पुश नहीं हो रहे बल्कि वो खुद ही अपनी पावर को लिमिट में यूज कर रहे हैं। और तभी यहाँ पर जापान के एस रैंक के हंटर भी आ जाते हैं और साथ ही उनकी गिल्ड का मास्टर ग्योतो रियोजी भी होता है, जो कि जिन्वू को देखकर कहता है कि वो बंदा मुझे काफी ज्यादा पावरफुल असैसिन टाइप हंटर लग रहा है। वहाँ मौजूद लड़की उसे बताती है कि वो तो एक मेज टाइप हंटर है, जिस पर गोतो रियोजी समझ आता है कि ये बंदा बस अपनी पावर को छुपा रहा है और कुछ नहीं। और साथ ही हंटर चा भी मौजूद होती है। भाई मतलब कि यहाँ पे सभी हंटर मौजूद होते हैं और इतने सारे हंटर्स का नाम याद रखना भी मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन अगर मैं किसी हंटर का नाम गलत प्रोनाउंस कर दूं तो प्लीज मुझे माफ कर देना। खैर इनकी जो ट्रांसलेटर होती है वो हंटर बेग और हंटर माँ को फाइट करते देखकर कहती है कि क्या ये दोनों सचमुच इस कंट्री के एस रैंक के हंटर हैं। इन्हें देखकर तो लगता ही नहीं कि ये दोनों एस रैंक के हंटर हैं, क्योंकि ये दोनों तो इतने पावरफुल भी नहीं लग रहे हैं। या शायद मैं हमेशा हंटर गोतो रियोजी की ट्रेनिंग को देखती हूँ, इसलिए मुझे ये दोनों काफी ज्यादा वीक लग रहे हैं। और तभी यहाँ पर नाइट्स गिल्ड का मास्टर पार्क जुनसू भी आ जाता है और उसके साथ उसका असिस्टेंट भी होता है। कि वो लड़की इन दोनों से कहती है कि मैं तो इस नाम की किसी भी हंटर को नहीं जानती। इसका असिस्टेंट बताता है कि हमारा मास्टर एक ए रैंक का हंटर है, तो शायद इसीलिए तुम इन्हें नहीं जानती हो। वो लोग आपस में बहस करने लगते हैं क्योंकि इस लड़की ने हंटर बेक और हंटर माँ को वीक बुलाया था, इसलिए हंटर गोतो कहता है कि हम सब यहाँ पर मौजूद हैं, तो क्यों ना एक फ्रेंडली टीम मैच हो जाए जिसमें सिर्फ एस रैंक के हंटर पार्टिसिपेट कर सकते हैं और एस रैंक में भी वो हंटर जो कि कॉम्बैट टाइप हंटर हैं। और इस मैच के रूल्स बड़े ही सिंपल होंगे, जिसकी भी पीठ जमीन पर टच हो गई वो हार जाएगा। जिसके बाद दोनों साइड के 4-4 हंटर तैयार हो जाते हैं इस मैच के लिए और यहाँ पर एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा, और अगर आपका कोई और भी फेवरेट एनीमे है तो आप वो भी मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसे भी एक्सप्लेन कर दूंगा।